अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक, अच्छा, अब हमने अभी तक जो डिस्कशंस की हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, हार्मोन्स, और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी की हमने डिटेल डिस्कशन की। उसके बाद हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। पिछली हमारी डिस्कशन एंड हुई थी पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन पे। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन। उसमें एक दो चीज़ें पॉइंट्स रह गए हैं, वो ज़रा भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये था कि पैराथायराइड हार्मोन होते कितने हैं। मैंने कहा था कि पैरा मतलब अराउंड, पैरेलल टू, या और थायराइड का मतलब अराउंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड 4 दाने होते हैं, 4 इन नंबर। 2 एक थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द, ये एक थायराइड ग्लैंड, एक इसके इस तरफ, एक इस तरफ, और दूसरा एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, 2 लेफ्ट पे और 2 राइट पे। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते थे? हमने देखा कि ये पैराथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता था, बोन से लेकर आता था कैल्शियम को ब्लड में, बोन टू ब्लड। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता था तो पैराथ हार्मोन बोन से ब्लड में लेके जाता था कैल्शियम को। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हो गई। अब इसके बाद हमने ये देखा कि डिजीजेस इसके क्या होते हैं। अगर पैराथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, अगर कम हो जाए तो क्या होता है। तो मैं पहले बताती हूँ आपको। अगर ओवर एक्टिविटी हो पैराथ हार्मोन की, पैराथायराइड ग्लैंड की, पैराथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बोन डीमिनरलाइजेशन होगी। ठीक है, रिकेट्स जैसी, रिकेट्स बीमारी हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, विटामिन डी और कैल्शियम से रिलेटेड बीमारी थी, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ी है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, सब कुछ हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बोन और जॉइंट्स के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें डिस्कस किया था। तो बिल्कुल रिकेट्स जैसी एक बीमारी हो जाएगी। रिकेट्स में क्या होता था, या ऑस्टियोमलेशिया में, कि बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती थी। जब बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, बोन्स के अंदर मिनरल्स यानी कि कैल्शियम नहीं रहेगा, बोन से ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन बहुत एक्टिव है, बोन से बहुत ज़्यादा जब हार्मोन को निकालेगा तो क्या होगा कि बोन वीक हो जाएगी। ब्लड में तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा मगर बोन यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। रिकेट्स जैसी एक कंडीशन हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, किडनी स्टोन्स। जब हम होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि किडनी स्टोन की बहुत बड़ी 65% जो कॉज थी वो क्या थी, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स कैल्शियम से बने होते हैं। जब बोन में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन के वक्त बोमेंस कैप्सूल में, नेफ्रॉन का जो ये बोमेंस कैप्सूल था यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। जब ज़्यादा कैल्शियम उस जगह पे जाएगा तो स्टोन बनने के चांसेस किडनी के ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से पैराथ हार्मोन की ओवर एक्टिविटी, ज़्यादा काम करने की वजह से बोन डीमिनरलाइजेशन, रिकेट्स जैसी एक कंडीशन और किडनी स्टोन्स जैसी एक कंडीशन हो सकती है। फिर अगर कम काम कर रहा है, अगर पैराथ हार्मोन कम काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम कम है, बोन में ज़्यादा है। जब ब्लड में कैल्शियम कम होगी तो एक डिजीज़ होगी जिसे हम कहेंगे टेटनी। टेटनी क्या है, मस्कुलर टेटनी। ठीक है, मस्कुलर टेटनी यानी कि मसल्स रिजिड रहेंगे, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मसला होगा। ठीक, यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन की डिस्कशन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, अगले एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, जो कि है पैनक्रियाज। अब हम पैनक्रियाज की डिस्कशन करेंगे। पैनक्रियाज की डिस्कशन में हम पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिस तरह हम बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हमने पैटर्न फॉलो किया कि पहले हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा। एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखने के बाद जो है हमने क्या देखा कि इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है। फिर हमने देखा वो हार्मोन किस कंडीशंस में रिलीज़ ज़्यादा होता है। फिर हमने देखा उस हार्मोन का जब वो रिलीज़ होता है तो काम क्या होता है। ये देखने के बाद हमने देखा कि उस हार्मोन का डिजीज़ या ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है और कम होने से कौन सा डिजीज़ को या कौन सी बीमारी होती है। तो इसी पैटर्न पे हम पैनक्रियाज को भी पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज में से तो बहुत ही मशहूर ज़माना एक एंजाइम एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं
इंसुलिन। किसी अनपढ़ आदमी को भी मेरे ख्याल से इंसुलिन के बारे में पता होगा, क्योंकि ये डायबिटीज़, शुगर की वजह से, शुगर की बीमारी की वजह से बहुत ही मशहूर है। तो अब हम पेनक्रियास की डिस्कशन करेंगे, उसमें हम देखते हैं ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स और हार्मोन्स दो अलग चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। एंजाइम्स जाके चीज़ों का ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एंजाइम्स का अलग काम है। और हार्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। अच्छा, अब पेनक्रियास की डिस्कशन हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पेनक्रियास को हम, दूसरा नाम क्या है पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट का? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। अब पेनक्रियास की जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब मैंने कहा था बहुत पहले, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का मेरे ख्याल से पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने ये डिस्कशन की थी कि एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, कुछ कुछ लेकिन ऑर्गन्स में। अब एंडोक्राइन में क्या था कि जो डक्टलेस होता है, एंडोक्राइन में एंडो अंदर, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, डक्टलेस। और एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जिनके डक्ट्स होते हैं। तो पेनक्रियास में दो पोर्शन होते हैं, जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है उसमें डक्ट्स होते हैं, और उससे क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन वाले चैप्टर में जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि पेनक्रियास से कुछ इंजाइम्स आते हैं, तो वो पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन से आते हैं, और वो डक्ट्स के थ्रू, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो आगे हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट के साथ उनकी ज्वाइनिंग होती है, और फिर मतलब कि डक्ट के थ्रू, नालियों के थ्रू वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले जाते हैं, फिर डाइजेशन कराते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट है, जहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये वाले जो हार्मोन्स का रिलीज है, वो डायरेक्टली ब्लड में होगा और किसी नाली, किसी डक्ट के थ्रू नहीं होगा। तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोन से रिलेटेड है, हम एंडोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट में हम इन्हीं डक्टलेस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, एक्सोक्राइन वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास का दूसरा नाम है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। अच्छा, अब किसके कंट्रोल के अंदर है? STH। अब तक आपको पता हो जाना चाहिए क्या है ये? सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है पेनक्रियास, और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये जब हम इनके फंक्शंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज हमें एनर्जी के लिए, ग्लूकोज चाहिए होता है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और पेनक्रियाज में से जो इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है उसका एनर्जी की प्रोडक्शन के ऊपर जाहिर सी बात है फ़र्क इफेक्ट होता है। तो और ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए जब ज़्यादा ग्रोथ होनी होती है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा ग्लूकोज बने, और ज़्यादा ग्लूकोज निकले, और ज़्यादा ग्लूकोज की जो है कन्वर्जन हो एनर्जी में, ATP में, तो तब हम उस सिचुएशन में इंसुलिन को कम कर देंगे, क्योंकि हम देखेंगे इंसुलिन का आखिर ऐसा क्या काम है, और ग्लूकागोन को ज़्यादा कर देंगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो आपस में एक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है, इस तरह का, और यानी कि उल्टा एक्शन है। इस तरह का हमने एक और पहले पढ़ा था, किसका था उल्टा एक्शन एक दूसरे से? कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का, या पैराथायरॉइड हार्मोन का। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकलता था और पैराथॉर्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से, लेकिन इन दोनों के फंक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक बोन से ब्लड में ले जा रहा था, एक ब्लड से बोन में कैल्शियम को ले जा रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पेनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स तकरीबन 10 से 20% होते हैं, और भी कुछ सेल्स होते हैं मगर वो बहुत ही कम होते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं 10 से 20%, और बीटा सेल्स जो होते हैं वो 60 से 80%, 60 to 80%। अल्फा सेल्स ने क्या सिक्रीट करना होता है? ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स ने जो हार्मोन सिक्रीट करना होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक, यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन है और वहाँ पे ग्लूकागोन का। अब जो है हम डिस्कशन करते हैं कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकागोन क्या है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, और ये कम हो जाए तो क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन को अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में देखें कि ये क्या करता है, तो इंसुलिन का सबसे मतलब जो सिंपल तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि ग्लूकोज को कम करता है। कहाँ पे? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में
कम करता है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड को कम करता है। किस तरह से? आपने खाना खाया, खून के अंदर उस वक्त ग्लूकोज ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा थे, तो ये ब्लड स्ट्रीम है, ये सेल्स हैं, बॉडी के टिश्यूज़ हैं, तो इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड से सेल्स के अंदर लेके जाएगा ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कराएगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते थे? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कराएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या कम हो जाएगा? ग्लूकोज कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स था, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा और सेल में इसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी। तो ग्लूकोज को ब्लड में कम कराने वाला हार्मोन इंसुलिन। ठीक, अब क्या होता है कि ये हर वो तरीका करेगा जिस तरीके के ज़रिए से क्या होगा? कन्वर्जन होगा ग्लूकोज का किसी और चीज़ में और ग्लूकोज की कमी होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, मैंने कहा था उनके मैं आपको नाम लिखती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज के टूटने को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो यह क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस को ज़्यादा कराएगा। जब ग्लूकोज टूटेगा ज़्यादा, ग्लाइकोलिसिस को ज़्यादा कराने से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा ज़्यादा, तो ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा। तो ये हर वो काम करेगा, हर उस प्रोसेस को ज़्यादा कराएगा जिसके थ्रू ग्लूकोज कम होता है, और हर उस प्रोसेस को कम कराएगा जिसके थ्रू ग्लूकोज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका असल मकसद क्या है? ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। इतनी सी बात आप लिख लें तो ये इंसुलिन की मेन बात सही पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप पूरा बताएंगे कि क्यों। अगर आपको ये नाम याद ना भी होते हैं तो खैर है, लेकिन आप इनको लफ्ज़ों में लिखना जानते हो कि ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कम कराएगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कम कराएगा, सॉरी ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा कराएगा, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ज़्यादा कराएगा कि ग्लूकोज ज़्यादा टूटे। जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा ना, तो ग्लाइकोलाइसिस को, ग्लूकोज के तोड़ने को ये ज़्यादा कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू का मतलब नया और जेनेसिस का मतलब बनना, और ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज हमें ब्लड में कम चाहिए तो ये क्यों बनवाएगा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करवाएगा। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके जो ग्लाइकोजन बना लेते हैं, वो अब ग्लूकोज बदल जाता है ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज तो कम हो जाएगा ना, तो इसलिए ये ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कराएगा इंसुलिन हार्मोन। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाता है वापस? जब ग्लूकोज से बना था तो टूट के क्या बनाएगा वापस? ग्लूकोज। तो हम चाहेंगे कि ग्लाइकोजन ही रहे, ग्लाइकोजन टूटे ना, बल्कि हम और ग्लाइकोजन बनाएंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कराएंगे। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना हम कम कराएंगे कि ये ना टूटे। ठीक है, इसके अलावा हम ग्लूकोज की कन्वर्जन लिपिड्स और प्रोटीन्स में ज़्यादा कराएंगे कि लिपिड्स और प्रोटीन्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो, ताकि ग्लूकोज से कोई और चीज़ बन जाए लेकिन ग्लूकोज ना बने। तो इन सारी चीज़ों के करने से क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा, जो कि इंसुलिन का काम है। ठीक, तो इंसुलिन जब अपना काम करेगा तो बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा। अगर इंसुलिन का लेवल कम है बॉडी में, या इंसुलिन अपना काम, या तो बॉडी में है ही कम इंसुलिन, या इंसुलिन तो है मगर वो काम नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि डायबिटीज़ आम जो शुगर है उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इस केस में शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज शुगर है। शुगर कहते ही इसलिए क्योंकि ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं ये उल्टे हो जाते हैं। जो इंसुलिन ने काम करवाने थे वो नहीं हो रहे, तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप खास तौर पर जब खाना खाते हैं तो एकदम से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, क्योंकि ये सेल्स के अंदर नहीं जा रही है, ग्लाइकोलिसिस कम हो रहा है, तो इस वजह से ये हो जाता है। फिर उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, किडनी के मसले, आई के मसले, नर्वस सिस्टम के मसले, ये 3 तो ख़ास हैं। इसे कहते हैं नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन की खराबी, आई की खराबी, रेटिना की, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी यानी कि किडनी, आँख और नर्वस सिस्टम के मसले होना शुरू हो जाते हैं जब आपको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है।
और बाकी कुछ डिटेल्स हैं अगर उन्हें पढ़ना ज़रूरी फ़िलहाल नहीं है आपके लिए। और इंसुलिन का लेवल अगर ज़्यादा हो, अगर इंसुलिन कम हो तो डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो तो क्या होगा कि ये ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा है। कम के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते थे? हाइपो। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि नर्व और मसल काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसल्स को फंक्शन करने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। इतना कम जब ग्लूकोज हो जाएगा इंसुलिन के ज़्यादा होने से कि वो एनर्जी आ ही नहीं पाएगी, तो मसल्स और नर्व काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमने इंसुलिन की डिस्कशन कर ली। अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंसुलिन के बिल्कुल उल्टा एंजाइम, उल्टा हार्मोन है। हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन क्या हो गए? एंटागोनिस्ट्स। एक ब्लड में ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहे हैं और एक कम कर रहे हैं, ठीक है। हम इसीलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है कि हम ये नहीं कर सकते कि एक वक्त में अगर सिर्फ इंसुलिन हो तो ब्लड में तो हर वक्त ग्लूकोज कम ही रहे, तो इसलिए इसके उल्टा काम करने वाला हार्मोन भी रखा है, और दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि ना बहुत ज़्यादा हो शुगर ब्लड के अंदर और ना ही बहुत कम हो। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? इंक्रीजेज बल्कि लेवल ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीजेज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। ये इसका काम होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये काम किस तरह से करता है। प्रोमोट करता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ख़ास तौर पे ज़्यादा करता है। फैट्स के ब्रेकडाउन को भी ज़्यादा करता है। फैट्स का ब्रेकडाउन यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन, जिसे हम कहेंगे लाइपोलाइसिस, इसे ज़्यादा करता है। इसको ज़्यादा करने से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब क्या है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या था कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किस में होगा? ग्लूकोज में। जब ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा कराता है। और फैट्स यानी लिपिड्स भी जब टूटते हैं, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए जब हम रोज़े रख रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं खा रहे होते, मगर हमारे जो फैट्स हैं उनके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही होती है। इनिशियली तो हमने जो सहरी की होती है, सुबह खाना खाया होता है, उससे एनर्जी मिलती है। जब वो हजम हो जाता है उसके बाद फैट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो फैट्स और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकागॉन ज़्यादा करता है ग्लूकोज को ब्लड में। इसके अलावा ग्लूकागॉन की कोई ख़ास बीमारियां तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते थे, अगर उनका ट्यूमर हो जाए तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रीशंस हो जाएगी, ठीक है। और फिर यानी कि अगर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं उसका कोई ट्यूमर हो तो वो अल्फा सेल्स तक जा सकता है जो कि ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं, और फिर मसले हो सकते हैं ज़्यादा ब्लड शुगर या कम ब्लड शुगर, इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पैनक्रियाज की डिस्कशन ख़त्म हुई। पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स या सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल्स, ये हमने पढ़ा था कि सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी के ऊपर। तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, तकरीबन ट्रायंगल शेप या क्रिसेंटिक शेप के होते हैं। एक दोनों की शेप में थोड़ा सा फ़र्क होता है राइट और लेफ्ट वाले में। सुप्रारीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब इनमें से जो है कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड जिस तरह मैंने किडनी में बताया था कि किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन होता है, मेडुला अंदर वाला पोर्शन होता है। तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। पहले वो क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिको इनके नाम के साथ क्यों लगा है? क्योंकि ये कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस, ठीक। और मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं आपके? मेनली दो हैं, एड्रेनालिन
और नॉर एड्रीनलिन। और हमने कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन भी कह सकते हैं। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको इन हार्मोन्स के नाम बता दिए, अब मैं आपको इनके फंक्शंस बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले मैं एक दफ़ा ये बता दूं कि हमने पैनक्रियास की डिस्कशन कर ली, अभी एड्रीनल ग्लैंड की डिस्कशन चल रही है। इस चैप्टर में हम, इस लेक्चर में हम एड्रीनल ग्लैंड तक करेंगे और बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अब जो मेडुला से निकलने वाले जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस में निकलते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी यानी कि जब हो रही होती है तो उस वक्त ये रिलीज होते हैं। तो मैं आपको इनके आगे बताती जाती हूँ पॉइंट्स में कि एड्रेनलिन का क्या काम है और नॉर एड्रेनलिन का क्या काम है। अच्छा जी, तो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेज करने में मदद देता है। अब किस तरह से ये दोनों हार्मोन्स मिलके, एड्रेनलिन जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगी आपको पूरा ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन फिलहाल पॉइंट्स में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है, और कौन वाले से ब्लड वेसल्स, जो कि स्केलेटल मसल्स और की तरफ जा रहे होते हैं। हार्ट का आउटपुट यानी कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा करता है। और नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ख़ास इलाकों में। कौन से, गट वाले यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। तो इस तरह से ये दोनों, इनके जो कंबाइंड एक्शंस होंगे, जो इन दोनों के काम करने की आखिर मकसद होगा कि ये दोनों जो ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वो ये होगा कि बीपी को रेज कर दिया जाए, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन लिवर में ज़्यादा कर दी जाए ताकि एनर्जी मिले, और सिंपैथेटिक सिस्टम के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक। अच्छा जी, अब क्या है कि ब्लड वेसल जब डायलेट होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे ये एक ब्लड वेसल, एक आर्टरी है, ये इतनी है, लेकिन जब ये साइज़ में इतनी होगी तो इसमें से ज़्यादा खून पास होगा। तो जब हार्ट के पास ये आर्टरी जाएगी, दिल के पास, इस तरह से तो खैर नहीं होता मगर याद रखने के लिए, तो ज़्यादा खून जाएगा। तो फिर जब हार्ट के पास जल्दी ज़्यादा खून आ रहा है तो हार्ट का जो निकलेगा खून पंप होके वो भी ज़्यादा होगा। तो उसको जो हार्ट से, दिल से जो खून निकलता है बाहर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट या हार्ट का जो आउटपुट है। तो ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा और कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा कराएगा। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स डायलेट कराएगा, जो जिन ब्लड वेसल्स को फैलाएगा, वो कौन से होंगे, मसल्स वाले। क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम, फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशंस में आपको मसल्स को एक्टिव करने की ज़रूरत होती है भागने के लिए, तो उन मसल्स की तरफ खून का बहाव ज़्यादा करेगा, कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा करेगा। ये एड्रेनलिन का फंक्शन है। फिर नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल को जो जीआईटी की तरफ जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, विसरास की तरफ, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। क्योंकि जब आप भाग रहे हो, परेशानी के आलम में, उस वक्त आपको खाना हजम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, ऑन होता है, तब ये काम होता है। तो ये उस वक्त जो गट्स की तरफ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के दोनों के काम साथ करने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को, इन दोनों का मकसद है कि ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन से, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के बहुत स्टोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन जमा होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा इसका तोड़ शुरू करवाएगा, ब्रेकडाउन शुरू करवाएगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम को ऐसे काम कर रहे हैं ना दोनों कि फाइट एंड फ्लाइट वाला जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो और भी ज़्यादा काम करे, ठीक। अच्छा, अब मेडुला के जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इनके ज़्यादा होने से, अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, उस डिज़ीज़ में क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाया करेगा उस और आदमी में जिसमें ये मसला है कि उसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ज़्यादा निकल रहा है। तो उस ट्यूमर को, जो कि एड्रेनल मेडुला का होता है, उसे हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जिस बंदे को होता है, उसका ब्लड प्रेशर
एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर ये काम ठीक से नहीं करेंगे तो आप सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव करना होगा, फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशंस में आपको मेंटेनेंस में मसला आएगा। और दूसरा ये है कि जिनमें अगर सर्जिकली कोई ट्यूमर था एड्रिनल मेडुला का, और उसमें हमने एड्रिनल मेडुला ऑपरेशन करके निकाल दिया, तो उन लोगों में सर्दी बर्दाश्त करने की कुव्वत ये देखा गया है कि कम हो जाती है। अब हमारी मेडुला के हार्मोन्स की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब हम जो है कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, इनकी डिस्कशन करते हैं कि ये क्या करते हैं। तो मैं इसके आगे लिखती जाऊंगी कि कौन सा हार्मोन क्या करता है। कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करता है। और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा करता है कहाँ से, प्रोटीन ब्रेकडाउन से। और ये एक्शन किसके उल्टा है, इंसुलिन के। इंसुलिन क्या करता था, ब्लड ग्लूकोज को कम करता था, और कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहा है, लेकिन प्रोटीन को तोड़ के, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बना रहा है कॉर्टिसोल। और इसलिए ग्लूकोज बनाने वाला हार्मोन है तो हम इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। एक और हार्मोन था जो ग्लूकोज ज़्यादा कर रहा था, वो कौन सा था, ग्लूकागॉन। लेकिन ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन के स्टोर्स वगैरह से और कार्बोहाइड्रेट की सोर्स से ही जो है ग्लूकोज ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ये प्रोटीन से ज़्यादा कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो है कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, ग्लूको प्लस मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को ये भी इंक्रीज़ करता है। और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है तो मिनरल आयन बैलेंस को मेंटेन करता है, मिनरल आयंस बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर अगला जो है एल्डोस्टेरोन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी का मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है। ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड फिर क्या करता है, सोडियम की लेवल को कंजर्व करता है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन किडनी से जो होती है उसको, ट्यूब्यूल से उसको कम करता है कि खून के अंदर सोडियम ज़्यादा रहे। ठीक, और एंड्रोजेंस क्या करते हैं, एंड्रोजेंस ये मेल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं इंसान को, मेल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होते हैं। इसके बाद कुछ डिजीज़ेस हैं जो कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। मेडुला वाले तो हमने कर लिए थे ना, हाई बीपी और फियोक्रोमोसाइटोमा। अब कॉर्टेक्स के दो डिजीज़ेस हैं, एडिसन्स डिजीज़ और कशिंग्स डिजीज़, कशिंग्स सिंड्रोम या कशिंग्स डिजीज़। अच्छा, अब पहले हम फंक्शंस को देख लें, फिर डिजीज़ेस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब हम फंक्शंस को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं। कॉर्टिसोल ये क्या करता है, मैंने डिस्कस कर दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा मगर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, तो इंसुलिन के ऑपोजिट एक्शन। कॉर्टिकोस्टेरोन एक ग्लूको प्लस मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब जो कि ब्लड में ग्लूकोज को ज़्यादा करें, और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड जो कि ब्लड में मिनरल्स और आयंस को ज़्यादा करें। तो ये ग्लूकोज और मिनरल्स और आयंस का बैलेंस ब्लड में मेंटेन करता है। फिर है एल्डोस्टेरोन, ये प्राइमरी सबसे मेजर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है। ये क्या करता है, सोडियम का लेवल ज़्यादा करता है बॉडी में, मगर कहाँ से, जब किडनी से रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है उस टाइम पे ये किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है ट्यूब्यूल से किडनी के, कि यूरिन में पास आउट ना हो सोडियम आयन, बल्कि कंजर्व हो और ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ज़्यादा रहे। तो ये एल्डोस्टेरोन का काम है। जब हम होम्योस्टेसिस में पढ़ रहे थे कि किडनी के ऊपर यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन के ऊपर कि उसकी हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होती है, किडनी पे कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा था एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एल्डोस्टेरोन जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से। तो हमने ये एल्डोस्टेरोन किस चीज़ को कंजर्व कराता है, बचाता है सोडियम को, और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन वाटर की कंजर्वेशन कराता है। अच्छा, हम चौथे हार्मोन की तरफ आते हैं जो कि है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी का आना, और जो मर्दों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चौड़े चौड़े होना और बोन्स की ग्रोथ, उनको ब्रॉड और वाइट करना, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देता है।
थोड़े थोड़े एंड्रोजेंस मेल और फीमेल दोनों के अंदर कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला से, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से वो सिक्रीट होते रहते हैं, मगर थोड़ी अमाउंट में, क्योंकि एंड्रोजेंस का ज़्यादा सिक्रीशन, ज़्यादा उसकी जो तादाद निकलती है वो गोनेड से निकलती है, यानी कि टेस्टीज़ और ओवरीज से निकलती है। ओवरीज से जो निकलते हैं वो औरतों के लिए मखसूस है और टेस्टीज़ वाले जो है वो मर्दों के लिए मखसूस है, मगर ये वाले एंड्रोजेंस जो है ये मर्दों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मखसूस है, मगर ये औरतों में भी रिलीज होते हैं मगर एक कम मिकदार में। अगर कोई मसला हो जाए और एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो औरतों में भी मर्दों वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके मुंह पे ज़्यादा दाढ़ी आ जाती है, या उनकी आवाज़ इस तरह हो जाती है, या वो थोड़ी मर्दाना किस्म की हो जाती हैं। और मर्दों में अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर मर्दों में फिर हद से ज़्यादा बाल और हद से ज़्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। प्राइमरी क्या होते हैं? प्राइमरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि स्पर्म का बनना और टेस्टिस की फॉर्मेशन और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका बनना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब इसके बाद कॉर्टेक्स की बीमारियां दो, एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग्स डिजीज़। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए या एड्रीनल कॉर्टेक्स काम ना करे तो एडिसन्स डिजीज़ होता है। अब इसमें क्या होगा? वीकनेस होगी, ग्लूकोज वगैरह कम हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, सोडियम आइन कम हो जाएगा। जब सोडियम आइन कम होगा तो हमने पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम आइन कहाँ पे इस्तेमाल होते थे? नर्व एंड मसल में, नर्व ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए। जब वो जनरेट नहीं होगा तो वो क्या कराता था? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता था। जब वो जनरेट नहीं होगा तो मसल्स वीक हो जाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है कि कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने एडिसन्स डिजीज़ में देखा कि वो कम हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। अब कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत सारे ये कॉर्टिकल हार्मोन्स, ये चारों ज़्यादा हो जाएंगे, तो इन चारों के जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्या क्या फंक्शन ज़्यादा हो जाएंगे? अब आपको खुद पता होना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, मिनरल्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब ब्लड ग्लूकोज जो कॉर्टिसोल, ये वाला ब्लड ग्लूकोज जो ज़्यादा कर रहा था, कहाँ से कर रहा था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस से नहीं कर रहा था, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से कर रहा था। और प्रोटीन क्या है? मसल्स हमारे प्रोटीन्स हैं, ये मसल्स को तोड़ तोड़ के ला रहा था, लेकिन एक हद में। मगर जब ये सारे हार्मोन्स कोई बीमारी, कुशिंग सिंड्रोम बीमारी में हद से ज़्यादा हो गए, जब ये हद से ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन यानी मसल्स का ब्रेकडाउन भी हद से ज़्यादा होगा, आपके मसल्स टूटना शुरू हो जाएंगे। तो कुशिंग सिंड्रोम में ये होगा। और डायबिटीज़ जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में भी तो ग्लूकोज ज़्यादा था। तो ये दो बीमारियां होंगी जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स, रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन के ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने से या ओवर एक्टिविटी से होगा। तो यहाँ पे हमारी एड्रीनल ग्लैंड की डिस्कशन ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, छोटे छोटे से कुछ हार्मोन्स और ग्लैंड्स रह गए, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एड्रीनल ग्लैंड में हमने देखा कि कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, मेडुला से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है। फिर इन दोनों ने ऐसे काम करने होते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉर्टेक्स से 4 हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस। उनकी नेचर यहाँ ब्रैकेट्स में लिखी है। कॉर्टिसोल सिर्फ एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बाकी क्या क्या है वो लिखा है, उनके फंक्शंस भी लिखे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपने ये देखना हो कि किसी चीज़ के डिजीज़ से क्या होगा तो आपको अच्छी तरह से हार्मोन का पता होना चाहिए कि वो काम क्या करते हैं। उसके बाद आपको अगर कोई ऐसा डिजीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें हार्मोन ज़्यादा होते हैं या कम। बस सिर्फ इतना पता हो और हार्मोन का फंक्शन, तो आगे आप खुद लिख सकते हो कि इस डिजीज़ में ये ज़्यादा होगा, और अगर ये कम हो रहा है तो उस डिजीज़ में ये काम कम होगा, क्योंकि हार्मोन का काम है ये चीज़ को करना। लेकिन अब हार्मोन कम है तो जो वो काम कराता था वो काम भी कम होगा। यहाँ पे हमारी एड्रिनल ग्लैंड और केमिकल कोऑर्डिनेशन की डिस्कशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।